कायर मन ही मन यही सोच रहा था कि अभिमन्यु को कछुए से क्या काम पड़ गया। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अभिमन्यु बात को छुपाते हुए कहता है, मैंने कछुए कहा ना तुझसे काम है तो काम है, अब क्या काम है वो बाद में बताऊंगा। कायर अभिमन्यु को ही देखे जा रहा था। अभिमन्यु ये बात नोटिस कर लेता है और कायर की तरफ देखते हुए कहता है, अरे कायर तू यहीं पर खड़ा है, तुझे जाना नहीं है क्या। कायर को जल्द से जल्द बिंदु के पास जाना था, इसलिए वो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चले जाता है। कायर के जाते ही कछुआ अभिमन्यु से पूछता है, तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया, बताएगा। अभिमन्यु दरवाजे के पास जाता है ये चेक करने की कायर कोठी से चला गया या नहीं। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है इस बात से कि कायर वहां से चले गया, तो वो कछुए से कहता है, रुक अभी बताता हूँ कि तुझसे मुझे क्या काम पड़ गया। इस तरफ युग अमोदिता का नाम बड़बड़ाते बड़बड़ाते रोंका घाट तक पहुंच गया था। उसने किश्नोई नदी लगभग पार ही कर ली थी। अमोदिता का काला जादू युग के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरी अमोदिता मैं आ रहा हूँ, मेरी अमोदिता मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। युग ने किश्नोई नदी लगभग पार कर ही ली थी और वो जैसे ही अपना कदम रोंका घाट पर रखता है, उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, ओ युग बाबू, मुझे बचाइए युग बाबू। युग के कानों में जैसे ही ये आवाज गूंजती है, वो अमोदिता को भूल जाता है और अपने होश में आ जाता है। वो भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा था। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, ये मैं रोंका घाट पर क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा था। क्या कल रात से मैं इसी घाट पर हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। युग का सिर चकराने लग जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। युग कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है इससे पहले ही उसे यामिनी के पुकारने की आवाज फिर सुनाई देती है, युग बाबू बचाइए मुझे, अपनी यामिनी को बचाइए युग बाबू। यामिनी के पुकारने की आवाज सुनकर युग अपने आसपास देखने लग जाता है और यामिनी को ढूंढने लग जाता है, पर उसे यामिनी कहीं दिखाई नहीं देती है। युग अपनी नजरें यहाँ वहां घुमाते हुए कहता है, ये यामिनी की आवाज तो सुनाई दे रही है पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रही। आखिर वो है कहाँ। कल रात भी मेरे साथ यही हो रहा था। कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं। पर वहम इतनी देर कैसे हो सकता है, वो भी बार बार। नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जरूर यामिनी यहीं कहीं होगी और वो छुपकर मेरे साथ मजाक कर रही होगी। आखिर उसकी आदत है ना मेरे साथ मजाक करने की। इतना सोचकर युग यामिनी को पुकारने लग जाता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम। देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे सामने आ जाओ, कहाँ हो तुम। इतना कहकर युग कुछ देर के लिए अपने आसपास देखता है पर उसे यामिनी दिखाई नहीं देती है। युग उदास हो जाता है। इंसान और चीजें दोनों एक समान होती हैं। दोनों की कद्र हम तब नहीं करते जब वो हमारे पास होती है, बल्कि उसकी अहमियत हमें तब पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं। आज युग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका दिल यामिनी को पुकारे जा रहा था। वो यामिनी से मिलना चाहता था, पर यामिनी ना जाने कहाँ चली गई थी। युग यामिनी को अपने आसपास ढूंढ ही रहा था कि तभी उससे हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही उसे पहली हिचकी आती है, वो यामिनी को भूल जाता है और अमोदिता को याद करने लग जाता है। वो भूल जाता है कि वो रोंका घाट पर कुछ देर पहले यामिनी को ढूंढ रहा था। युग अमोदिता के प्यार के जादू में कहता है, अरे ये मैं यहाँ पर रुककर क्या कर रहा हूँ, मुझे तो मेरी अमोदिता के पास जाना है, मेरी प्यारी अमोदिता। युग वापस से अमोदिता का नाम बड़बड़ाते हुए हवेली की तरफ जाने लग जाता है। इस तरफ हवेली के अंदर अमोदिता आईने के सामने बैठी हुई थी और श्रृंगार कर रही थी। आईने के सामने ही युग की फोटो रखी हुई थी। ये फोटो वैसी ही दिख रही थी जिस पर कल रात अमोदिता ने जादू टोना किया था। अमोदिता के हाथ में 2 बिंदी के पैकेट थे, एक लंबी बिंदी का और एक छोटी बिंदी का पैकेट। अमोदिता दोनों ही पैकेट युग की तस्वीर के सामने करते हुए कहती है, युग जी बताइए ना, मैं इन दोनों में से कौन सी बिंदी लगाऊं, ये लंबी वाली या ये छोटी वाली। अमोदिता तस्वीर से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसके सामने असल में युग ही बैठा हुआ हो, न कि उसकी तस्वीर। एक तरफा प्यार होता ही ऐसा है जो आपको पागल बना देता है। आप हमेशा उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं जो आपके पास कभी था ही नहीं। अमोदिता युग की तस्वीर से कहती है, अच्छा ठीक युग जी, आपको छोटी बिंदी पसंद है ना, तो मैं वही लगाती हूँ। आखिर आपके लिए तो मैं इतना तैयार हो रही हूँ। मेरा मन कहता है आप मुझसे मिलने आज जरूर आएंगे। अमोदिता बिंदी के पैकेट में से छोटी गोल वाली बिंदी निकालती है और अपने माथे पर लगाती है। उसके बाद कंघी से अपने खुले बाल 1-2 बार संवारती है और आईने के सामने खड़ी होकर शर्माते हुए कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ युग जी, लग रही हूँ ना आपकी दुल्हन। रजनी की आवाज सुनाई देती है, दुल्हन नहीं काली कलूटी बंदरिया की तरह लग रही है तू।
जब अमोदिता पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे रजनी खड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता को ताने मारते हुए कहती है, कौवा कितना भी हंस की तरह चाल चल ले पर कौवा कौवा ही रहता है, कभी हंस नहीं बन सकता। समझी? समझी तू? अमोदिता नाराज होते हुए कहती है, ये क्या है माँ, तुम जब देखो मेरे रंग को लेकर ताने देती रहती हो। रजनी झट से कहती है, अरे नालायक लड़की, ताने कहाँ दे रही हूँ, मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। अब सच को कोई झुठला सकता है क्या? अमोदिता ने अभी अभी अपने माथे पर जो सफेद बिंदी लगाई थी उसे निकालते हुए कहती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है माँ? अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो इसमें ना सारी गलती तुम्हारी है। रजनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तूने? सारी गलती मेरी है? मेरी क्या गलती है, जरा बताना। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, जब मैं तुम्हारे पेट में थी तो अगर तुमने भी केसर, बादाम, ब्रोकली और अच्छी चीजें खाई होती तो मैं गोरी पैदा होती। ऐसी नहीं होती। पता नहीं मेरे वक्त पर तुमने क्या खा लिया था, जरूर मिट्टी खाई होगी, तभी मैं काली पैदा हुई हूँ। अरे नालायक लड़की, तुझे क्या पता तेरे टाइम पर मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया था? एक से बढ़कर एक चीज खाई थी। काजू, बादाम, केसर तो दिन रात खाते रहती थी, पर पता नहीं कैसे मेरे पेट से डांबर की तरह तू निकल गई। रजनी अमृता को ताने दे ही रही थी कि तभी उसकी नजर आईने के सामने रखी युग की फोटो पर पड़ती है और वो युग की फोटो उठाते हुए कहती है, ये तो वही फोटो है ना जिसके साथ कल रात टोना किया था। मैंने तो तुझे फोटो पोटली के साथ नदी में प्रवाहित करने को बोला था ना, तो तू इसे अपने साथ निकाल के क्यों ले आई? नालायक लड़की, तुझे पता है ना, जादू टोने में जरा सी भी चीज यहाँ से वहां नहीं होनी चाहिए, वरना उसका अंजाम क्या होता है। अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे माँ, ये वो फोटो नहीं है। मैंने युग जी की 2 फोटो निकलवाई थी, एक जादू टोना करने के लिए और दूसरी। इतना कहकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके अमोदिता को घूरते हुए कहती है, और दूसरी फोटो क्यों निकाली थी? रुक क्यों गई, बता जल्दी। अमोदिता कुछ ज्यादा ही शर्माते हुए और अपनी माँ से नजरें चुराते हुए कहती है, माँ, वो मैं ये दूसरी फोटो ना, मैं अपने सिरहाने में लेकर सोती हूँ। बड़ी अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है जैसे युग जी मेरे पास ही हो। रजनी चालाक भरी नजरों से कहती है, अरे नालायक लड़की, अब ये फोटो को सिरहाने में रख कर सोना भूल जा। अब तो वो दिन आने वाले हैं जब तू युग के सिरहाने में सोएगी और वो तुझे सोने ही नहीं देगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता खीखी हंसने लग जाती है। रजनी बात को पलटते हुए कहती है, ये सब छोड़ और ये बता, टोना करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? सब ठीक ठाक तो हो गया था ना? अमोदिता के मन में आता है कि वो रजनी को काले कुत्ते के बारे में बताए जो उसे जादू टोना करते वक्त हर बार मिलता है, पर पिछली बार की तरह ही रजनी उसको डांटने न लग जाए, इसलिए वो ये बात छुपाते हुए कहती है, नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब ठीक ठाक हो गया। आखिर मैं भी एक सौदाइन ही हूँ, आपकी तरह आपके नैन नक्शों पर कुछ मैं गलत कर सकती हूँ क्या? रजनी खुश होते हुए कहती है, शाबाश मेरी छोटी सौदाइन, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं। एक तरफ तेरी शादी की फिक्र करने की भी अब कोई जरूरत नहीं, युग तेरे वश में आ गया, और दूसरी तरफ तेरे पापा और फूफा जी ने मिलकर यक्षिणी को भी कैद कर लिया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा ही राज होगा, हम सौदाइनों का। अमोदिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, माँ, क्या पापा और फूफा जी ने सच में यक्षिणी को कैद कर दिया है? रजनी सोचते हुए कहती है, अरे और नहीं तो क्या, इसमें अब कोई संदेह करने वाली बात थोड़ी रह गई है। तेरे फूफा जी के पैर की चोट और तेरे पापा के चेहरे की रौनक देखकर साफ समझ आ रहा है कि दोनों रात में जिस काम के लिए निकले थे उन्होंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। यक्षिणी कैद हो गई है, अब वो किसी का शिकार नहीं कर पाएगी। रजनी और अमोदिता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज सुनाई देती है। कोई बार बार डोरबेल बजा रहा था। जानकी की आवाज सुनाई देती है, अरे रजनी, जरा देखना कौन आया है, मेरे हाथ में आटा लगा है, मैं रोटियां बना रही हूँ। रजनी जवाब देती है, जी भाभी, अभी देखती हूँ। इतना कहने के बाद रजनी बड़बड़ाती है, इस घर में मेरे बिना तो ना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ और अब दरवाजा भी खोलो। ऐसा नहीं कि खुद हाथ धोकर दरवाजा खोल लें, पर नहीं, वो तो महारानी है ना और मैं नौकरानी। अमोदिता खड़े होकर रजनी की सारी बातें सुन रही थी। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, अब तू खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाकर दरवाजा खोल। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या तुझे? अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ, अभी जाती हूँ। अमोदिता और रजनी दोनों उस कमरे से बाहर निकलती हैं और नीचे जाने लग जाती हैं। कोई अभी भी बार बार जोर जोर से डोरबेल बजाया जा रहा था। अमोदिता दरवाजे के पास अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, ये कौन आ गया जिसे सब्र हो ही नहीं रहा है एक पल के लिए भी? अभी बताती हूँ इसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता दरवाजे के पास पहुंच जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, झट से वापस से दरवाजा बंद कर देती है।
अमोदिता अपनी पीठ दरवाजे की तरफ करके शर्माने लग जाती है। रजनी वहीं पर खड़ी हुई थी जो ये सब नोटिस कर लेती है। रजनी अमोदिता को टोकते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, तूने वापस से दरवाजा क्यों लगा दिया? कौन आया है? अमोदिता रजनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अपने कपड़े ठीक करते हुए कहती है, माँ मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बाल सही जमे हैं या जमा कर आऊं एक और बार? रजनी अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, ऐसा कौन आ गया जिसके लिए इतनी तैयार हो रही है? कहीं युग तो नहीं आ गया? रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। रजनी समझ जाती है कि उसने एकदम सही अंदाजा लगाया है। युग के नाम पर ही अमोदिता इतना शर्माती है। अमोदिता वापस से दरवाजा खोलने के लिए आगे मुड़ने लग जाती है। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी रजनी धीरे से उसे मना करते हुए कहती है, अरे रुक जा, दरवाजा मत खोल अभी। अमोदिता रुक जाती है और हैरानी के साथ कहती है, क्यों, क्या हुआ माँ? मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या? या फिर ये सूट चेंज करके आऊं? हाँ, सूट चेंज करके आती हूँ, आप खोलिए जब तक दरवाजा। मैं युग जी के सामने ऐसे नहीं जा सकती, आखिर मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तेरे सूट चेंज करने या ना करने से क्या होगा? दिखेगी तो तू काली की काली ही ना, कौन सी सुंदर हो जाएगी सूट चेंज करने से? बड़ी आई सूट चेंज करने वाली। रजनी का ताना सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। जितनी खुशी उसे युग के आने से हुई थी, वो सारी खुशी एक पल में चली जाती है। उसका चेहरा उतर गया था। जानकी की किचन के अंदर से आवाज आती है, अरे रजनी, कौन आया है? रजनी झूठ बोलते हुए कहती है, भाभी वो सब्जी वाला आया है, कल उसे बोला था ना कद्दू लेकर आना, तो वही लेकर आया था, तो बताने आए हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। अमोदिता को यह सब बहुत अजीब लगता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि रजनी ने जानकी से झूठ क्यों बोला था। वो अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर रजनी के दिमाग में क्या चल रहा था। और वो रजनी से पूछ ही लेती है, माँ तुमने बुआ जी से झूठ क्यों बोला कि सब्जी वाला आया है? उन्हें बताया क्यों नहीं कि युग जी आए हैं? रजनी धीरे से बोलती है, इतने धीरे से कि वो बात सिर्फ अमोदिता और वो खुद सुन पा रही थी। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि तुझे पता है ना, तेरे फूफा जी घर पर ही हैं और उन्हें युग से सख्त नफरत है। उन्होंने मना भी तो किया है ना युग को घर में बुलाने के लिए। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि युग तुझसे मिलने आया था तो वो तुझे तो घर से बाहर निकालेंगे ही, साथ ही मुझे भी निकाल देंगे। अमोदिता सारी बातें गौर से सुनते हुए कहती है, और दूसरा कारण? रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, और दूसरा कारण ये है कि मैं नहीं चाहती कि जानकी को ये बात पता चले, वरना वो तुझ पर शक करने लग जाएगी कि तेरा युग के साथ चक्कर चल रहा है। वो नहीं जानती कि जानकी भी ना बहुत चालाक है, बस दिखती सीधी है। मैं चाहती हूँ एक साथ धमाका हो, युग सीधे शादी करने का प्रस्ताव रखे सबके सामने, इसलिए किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तेरा युग के साथ कुछ चल रहा है, समझी? ये सब तो समझ गई माँ, पर अभी युग जी का क्या करे? वो तो इतने अच्छे से मुझसे मिलने आए हैं और तुम हो कि उन्हें घर के अंदर ही नहीं आने दे रही। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? जानकी की आवाज सुनाई देती है, अरे ये तुम दोनों क्या कहाँ जाने की बात कर रहे हो और किसको अंदर नहीं आने दे रहे? जब रजनी और अमोदिता पीछे मुड़ती हैं तो दोनों की जान हलक में आ जाती है। उनके पीछे जानकी खड़ी हुई थी और उन्हें घूरे जा रही थी। रजनी मन ही मन बड़बड़ाती है, आज तो हमारी खैर नहीं, मैं तो गई, बुरे फंसे। सदियों से